सर इसमें यहाँ पे हम आए और ये मैंने भारी वैक्स देखी है यहाँ पर जी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, इसके बारे में भी बताइए किसान भाइयों को। असल में होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, गेहूं की वैरायटी की ही अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट में ओरिजिनल से भी ज्यादा डुप्लीकेट सीड्स अवेलेबल हैं। तो कोई वैरायटी को किसान किन पॉइंट्स के हिसाब से पहचाने? देखिए जैसे कि हमारा जो भारत है उसको अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस में बांटा गया है कि जैसे सेंट्रल जोन हो गया है, हाँ हाँ पेनिनसुलर जोन हो गया है, हाँ नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन हो गया है, एनईपीजेड हो गया है। तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग वेराइटीज़ को रिलीज़ किया जाता है जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सबसे अच्छी हो। अब 125 दिन की वैरायटी अगर कोई है तो उसे किस समय पे बुआई करना चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन आने के लिए? हम डेज ऑफ मैच्योरिटी को लेकर के सिलेक्शन नहीं करते हैं, वो तब करते हैं जब हमारे पास इरिगेशन कम है। हाँ, हाँ, उसमें हाँ, फिर हम हाँ, चूजी होते हैं कि हाँ, हाँ, यदि मेरे पास में सिर्फ 120 या 100 दिन तक ही पानी है तो फिर मैं उसमें कौन सी वैरायटी सेलेक्ट करूं जो उस विंडो में मेरे को मैक्सिमम यील्ड दे। बिल्कुल। इसमें जो अभी हमने काउंट भी किए थे जी जी जी। इनमें 50, 55, 60 टिलर्स तक भी जा रहे हैं। फार्मर को ऐसा लगता है कि मैं 1 क्विंटल सीड डालूंगा तो मेरे नंबर ऑफ एयर हेड्स ज्यादा होंगे, मेरे को प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं है। इसका जो सीड रेट निकालने का तरीका ये है, कोई वैरायटी के 1000 सीड का वेट कितने ग्राम आ रहा है, हाँ। उतना केजी सीड आप पर एकड़ डालें। सर जो जागरूक किसान हैं जी। वो ये भी जानना चाह रहे होंगे आपसे कि जी। कौन कौन सी वैरायटीज अभी जो नई नई नोटिफाई हुई हैं या जी। फिर कौन सी वैरायटीज हैं जो अच्छी आने वाली हैं, जो जी, आगे जी। जाकर तहलका मचाने वाली हैं। अभी जो लास्ट ईयर नोटिफाई हुई है उनमें दोस्तों आज हम लोग हैं गेहूं की बेहद खूबसूरत फील्ड पर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, और यहां पर गेहूं की एक से एक नई नई किस्में लगी हुई हैं। और उससे भी बड़ी चीज है यहां के किसान का मैनेजमेंट। दोस्तों टिलर्स की संख्या देखकर दिमाग हिल जाएगा आपका। और यहां पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि आपको गेहूं की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रोडक्शन निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों किन वेराइटीज को किस समय पर बुआई करना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसमें ज्यादातर किसान गलती करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही अभी 2026 में हम खड़े हैं और इस समय पर कौन सी बेस्ट प्रोडक्शन देने वाली वैरायटीज हैं जो आपको चूज करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और गेहूं का A to Z मैनेजमेंट भी आपको इस वीडियो से जानने को मिल जाएगा। तो चलिए समय गवाते नहीं हैं, मिलते हैं इस फील्ड के मालिक से। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका फार्मिंग जी, टेक्निक पर। जी। दोस्तों पंकज भैया से आप परिचित होंगे अगर आपने इनका ओनियन सीड प्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और उस वीडियो को देखने के बाद में आप अगर प्याज के बीज की खेती नहीं भी करते होंगे तो भी खेती के बारे में जनरल जो समझ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पंकज भैया, जो हमारे फॉलोअर्स नए हैं उनके लिए एक बार आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज पटेल है और मैं खंडवा से बिलोंग करता हूँ। खंडवा से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है भगवानपुरा, छोटा सा गांव है जहाँ पे मेरी पूरी खेती है और मैं 50 एकड़ का काश्तकार हूँ। और जिसमें से मैं 10 से 12 एकड़ में अपना सीड प्रोडक्शन रहता है, जिसमें से कुछ एरिया मेरा प्याज या कुछ नई नई जो वेराइटीज़ आती हैं चने में और उसमें उनके लिए है। बाकी की पूरी फील्ड पे मैं समय अनुसार गेहूँ या जो भी अन्य वेराइटीज़ रहती हैं, गेहूँ की नई नई वेराइटीज़ लगाता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा सीड फार्मर्स को मैं दे पाऊँ। पंकज भैया, सबसे बड़ी उलझन आज के समय जी। में किसानों की अगर है, जी। वो गेहूं किसान हो या फिर कोई और जी। दूसरी फसल का जी। किसान, जी। वो वैरायटी है। जी। वैरायटी में कौन सी हमें लगाना चाहिए, इसके अलावा कोई वैरायटी को किसान किन पॉइंट्स के हिसाब से पहचाने, जी। कौन से ऐसे पॉइंट्स है जी। जो वैरायटीज को अलग करते हैं, उनके बारे में सबसे पहले बता दीजिए। देखिए जैसे कि हमारा जो भारत है उसको अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस में बांटा गया है कि जैसे सेंट्रल जोन हो गया है, हाँ हाँ पेनिनसुलर जोन हो गया है, हाँ 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 नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन हो गया है, एनईपीजेड हो गया है। तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग वेराइटीज़ को रिलीज़ किया जाता है जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सबसे अच्छी हो। उन वेराइटीज़ को AICRP जो होता है उसके जो ट्रायल्स होते हैं, उस ट्रायल्स में जो दौरान उनको जो वेराइटी जिस एरिया में अच्छा परफॉर्म करती हुई लगती हैं उनको उस पर्टिकुलर जोन के लिए रिलीज़ किया जाता है। अब इन वेराइटीज़ को भी फर्दर कैटेगराइज़ किया जाता है अर्ली सोइंग कंडीशंस के लिए, टाइमली सोइंग कंडीशंस के लिए और लेट सोइंग कंडीशन के लिए। अब चूंकि थोड़ा हमारा फार्मर ये है कि उसको पता नहीं होता है कि अर्ली सोइंग अलग होता है, लेट सोइंग अलग होता है या बिल्कुल टाइमली सोइंग अलग होता है। बिल्कुल। तो फार्मर यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि वो लेट सोइंग वाली को जल्दी लगा देते हैं हाँ हाँ या अर्ली सोइंग वाली को लेट कर देते हैं या हाँ टाइमली सोइंग को आप लेट करेंगे। होता यह है कि कोई भी क्रॉप है उसका जो टाइम है हाँ जीवन, हाँ। उस जीवन में वो किन किन परिस्थितियों से जाएगी उस आधार पर उसको बांटा जाता है इन कैटेगरीज में। तो जो अर्ली सोइंग कंडीशन वाली वेराइटीज हैं वो अर्ली अर्ली जो सोइंग तापमान, किस तारीख से किस तारीख में यदि आता है? हम बात करें तो हमारे यहाँ जो सोयाबीन कट जाता है सितंबर में, हाँ हाँ सितंबर के बाद किसान अपना खेत तैयार करते हैं
और जनरली 20 अक्टूबर के बाद में आप 1 नवंबर तक में जो कर रहे हैं वो अर्ली सोइंग कंडीशंस अच्छा। के लिए, और टाइमली में है आप 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में हाँ, हाँ, आपको हाँ। करना है। हाँ। और जैसे जैसे आप पीछे बढ़ेंगे वो लेट सोइंग कंडीशन कहलाती है। तो लेट हुँ। सोइंग में आप 15 नवंबर के बाद में जो भी सोइंग कर रहे हैं वो लेट में। हाँ। तो वैज्ञानिकों ने इसके हाँ। हिसाब से वैराइटीज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है ताकि फार्मर इनका सिलेक्शन करके हुँ। प्रोडक्शन ले, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग वैरायटी अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेंगी। तो जो सबसे बेस्ट है वो टाइमली सोइंग कंडीशन है, और इसमें किसान को ये चूज करना पड़ेगा कि उसके पास में संसाधन कितने हैं, मतलब पानी कितना है। उसके बाद में कोई प्लान करने वाले हैं जैसे कि हरदा खिरकिया वाला बेल्ट है, हाँ। उन लोगों को ये होता है कि हमको जल्दी से जल्दी गेहूं करके उसके बाद में मूंग लगाना होता है। तो उसके हिसाब से हमको हमारा वैरायटी सिलेक्शन करना है कि हम कोई क्रॉप लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, और यदि नहीं लेने वाले हैं तो हमारे पास में इरिगेशन कितने हैं, 4 इरिगेशन है, 5 इरिगेशन है, तो उस हिसाब से हमको चूज करना है। सर इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, जी। जैसे मैं 125 दिन की वैरायटी लगाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए मैंने फिक्स कर लिया है जी। अब 125 दिन की वैरायटी अगर कोई है तो जी। उसे किस समय पे बुआई करना चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन आने के लिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया बता सकते हैं क्या? फार्मर ये डिसाइड नहीं करता कि मेरे को 125 दिन वाली चाहिए। हाँ। फार्मर तो सिर्फ ये चूज करता है कि मेरे को हाई यील्ड चाहिए। तो हाई यील्ड में कौन सी वैरायटीज हैं, हाँ। हम डेज ऑफ मैच्योरिटी को लेकर के सिलेक्शन नहीं करते हैं। वो तब करते हैं जब हमारे पास इरिगेशन कम है। हाँ, तो हाँ, उसमें हाँ, फिर हम हाँ, चूजी होते हैं कि हाँ, हाँ, यदि मेरे पास में सिर्फ 120 या 100 दिन तक ही पानी है, तो फिर मैं उसमें कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करूं जो उस विंडो में मेरे को मैक्सिमम यील्ड दे। बिल्कुल। जैसे सेंट्रल जोन में यदि अब बात की जाए जो प्रोडक्शन वाली, तो 120 दिन में HI 1650 सबसे बढ़िया है, और HD 3386 करके है, वो भी अच्छी है। और यदि आप 125-127 दिन पर जाते हैं तो DBW 327 है, जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो जैसे जैसे किसी क्रॉप का टाइम बढ़ता है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है, हाँ, क्योंकि उतना समय वो ले रही है पकने में, है ना। तो ऑब्वियस है कि जो ज्यादा लंबा समय लेगी उसका प्रोडक्शन अधिक आएगा, हाँ। लेकिन इतना लंबा भी ना हो कि हमारा वो मौसम ही हम चूक जाएं। अब चूंकि जनवरी में हमारे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम यदि 130 या ऊपर वाली ले रहे हैं और आपके यहाँ टेम्परेचर ये 10 जनवरी से बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। MP में जहां तक मैं इतने दिनों से खेती कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है 120 पर्याप्त है, उसी में आपको वैरायटी को चुनना है। तो अभी आप जैसे यहाँ पर आपने ऐसा प्रैक्टिकली देखा है क्या कि कोई वैरायटी जो लंबे समय की थी वो आपने लगाई और वो यहाँ पे फेल हुई हो? हाँ, ऐसी कुछ हैं, लेकिन उनके हम यदि नाम लेंगे तो बहुत सारे फार्मर्स या बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनको थोड़ा लगता है। हालांकि वैज्ञानिक चाहते हैं कि किसान वही वैरायटी लगाए जो उसके एरिया के लिए सुटेबल हो, इसीलिए तो कैटेगराइज हुआ है NEPZ, NWPZ, पेनिनसुलर और सेंट्रल जोन। तो जो सेंट्रल जोन के लिए अनुशंसित है, हम वही वैरायटी लगाएं तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो वैरायटी हमारे एरिया में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जैसे कुछ फार्मर हैं, मेरे मित्र हैं, जिन्होंने DBW 372 वैरायटी लगाई थी, जो कि NWPZ के लिए है शायद। तो वो यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि नॉर्थ में क्या होता है कि उनको एक लंबा टाइम मिलता है ठंड का, जैसे पंजाब हरियाणा वाला भी। अब पंजाब हरियाणा की कोई वैरायटी आप MP में लगाओगे तो आपके पास में उतना टाइम है ही नहीं ठंड, तो आपको सेंट्रल जोन की ही वैरायटी लगाना चाहिए। सेंट्रल जोन के लिए अगर बात करें तो आज की कंडीशन में मैक्सिमम प्रोडक्शन किस वैरायटी से निकल सकता है? कौन सी जो वैरायटी सेंट्रल जोन आपके के अनुभव के हिसाब लिए से? वैरायटीज निकली हैं उनमें हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी HD 3410 है, DBW 327 है, DBW 377 है, और एक GW की 543 है, जो हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल की वैरायटी है, और वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखते हैं इस साल कैसे क्या निकलती है। आपने कौन कौन सी वैरायटीज अभी लगा रखी हैं जो रिलीज हो चुकी हैं? सर मैंने लास्ट ईयर लगाई थी DBW 327, जिसका मेरे को अच्छा यील्ड आया, और HI 1650 स्पेशली खंडवा बेल्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म यही कर रही है, HI 1650 जो बेहतरीन रही और अच्छा उत्पादन आया, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जो फार्मर लगा रहे थे HI की 1544 और या लोकवन वैरायटी लगाते थे, उसमें फार्मर्स की ये दिक्कत होती थी कि उनको प्रोडक्शन नहीं मिल पाता था, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उतनी उस प्रोपोर्शन में उनको प्रॉफिट नहीं होता था। लास्ट ईयर जैसे मैंने फार्मर्स को सीड दिया था HI 1650 का, तो उनको 22 से लेकर के 24-25 क्विंटल तक का एवरेज आया है, और वो हमारे यहाँ अच्छा चल रहा है। जी। अभी अगर हम लोग इसकी गेहूं खेती की प्रैक्टिसेस की बात करें, क्योंकि आपकी ये जो क्रॉप है जी, ये मुझे ऐसी काल्पनिक लगती है सर, क्योंकि ये इसमें जो अभी हमने काउंट भी किए थे, इनमें 50, 55, 60 टिलर्स तक भी जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से खेत की तैयारी गेहूं की फसल के लिए कितना मायने रखती है, किस तरीके से की जानी चाहिए? देखिए, जो आप 50-55 टिलर्स का बोल रहे हैं वो अलग अलग छिटक के जो सीड गिरे हैं वो उनका है। बिल्कुल। एक्चुअल में होता ये है कि जो अभी हम वैरायटीज वैज्ञानिक जो बना रहे हैं वो हाई टिलर्स वाली बना रहे हैं, ताकि जो फार्मर का सीड बचे, क्योंकि आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि हम अधिक सीड रेट पे जा रहे हैं,
फार्मर को ऐसा लगता है कि मैं 1 क्विंटल सीड डालूंगा तो मेरे नंबर ऑफ ईयर हेड्स ज़्यादा होंगे, तो मेरे को प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं है। यदि आपकी ज़मीन फर्टाइल है, हाँ। यदि आपकी प्रैक्टिसेस सही हैं, यदि आपका वैरायटी का सिलेक्शन सही है, तो आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें अभी जो वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ डेवलप करी है, जिनकी टिलरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है और हमको इतना अधिक सीड रेट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जैसे? मेनली जैसे कि 543 हो गया, HI 1650 हो गया, इनके टिलर्स काफ़ी अच्छे हैं। HD 3410 हो गया, बहुत अच्छे हैं। DBW 377 हो गया, टिलर्स भी अच्छे हैं, स्पाइक की लेंथ भी अच्छी है और प्रोडक्शन भी हाईएस्ट है। शायद DBW 377 हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी अभी तक की। तो हमको इसमें ये सिलेक्शन करना है और सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, टिलरिंग कैपेसिटी सीधे-सीधे प्रभावित करती है कि आपने डेप्थ ऑफ सोइंग क्या है। हम अच्छी वैरायटी भी लेंगे यदि और उसको हम गहराई में सोइंग कर दें, तो हमको वो ऑप्टिमम टिलर्स नहीं मिलेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ ईयर हेड्स हैं, उससे आपका उत्पादन काउंट होता है। जो समिट करके एक संस्था है, उन्होंने इस बारे में रिसर्च करी और उन्होंने कहा है कि 1 बाय 1 जो होता है उसमें पर यूनिट एरिया, उन्होंने मीटर लिया है तो उसमें 400 बालियां होना चाहिए। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि यदि हम इतना लेके चलते हैं तो हमको एक हाईएस्ट यील्ड आ सकती है। तो उसको हम अचीव ऐसा करेंगे कि हमारा सीड रेट जो वैरायटी हमने सेलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग हो। किसान क्या करता है, 1 क्विंटल डाल दिया, तो 1 क्विंटल सीड डाल रहे तो आपका एक तो क्या है कि कॉस्ट आपने वहीं बढ़ा दी। इसका जो सीड रेट निकालने का तरीका ये है, कोई वैरायटी के 1000 सीड का वेट कितने ग्राम आ रहा है, उतना केजी सीड आप पर एकड़ डालेंगे। ये अच्छा, मतलब मैं 1000 दानों का वजन करूं जी, मान लीजिए 50 ग्राम आता है जी, तो क्या मैं 50 किलो बीज 1 एकड़ में बोऊंगा? यही है बिल्कुल। इसका ये बहुत ही बढ़िया तरीका आपने बताया है। इसके साथ ही सर एक टर्म जो है वो मैं बार बार सुनता हूँ, HYPT। जी, इसका क्या मतलब है? बहुत से किसान नहीं जानते। HYPT मतलब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, मतलब हमारे यहाँ क्या है, गेहूं का प्रोडक्शन इतना नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो भी हमारे वैज्ञानिक और जो हमारी सरकारें थी, उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि हम कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे थे बाहर से। जो वीट आता था बाहर से आता था। जानते भी कि लाल गेहूं हमको मिला था उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन इतना नहीं था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करके जो वेराइटीज अभी डेवलप करी हैं वो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव है। मतलब होता यह है कि हम जितना जमीन में खाद वगैरह देंगे उनका उतना प्रोडक्शन आएगा। अच्छा, तो इसी से निकल के एक टर्म निकली है HYPT, हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल, जिसमें वैज्ञानिक ऐसे जर्मप्लाज्म यूज करते हैं जिनका फर्टिलाइजर के प्रति रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा हो। जितना हम उसको फर्टिलाइजर देंगे वो उतना यील्ड देंगी। तो इस तरह की जो वैरायटी, तो इनके कुछ उदाहरण बताइए सर। जैसे GW 543 और DBW 377, और अभी कुछ जो नए वैरायटी आने वाली है, HD 3463 है जो HYPT में है। और क्या ड्यूरम वैरायटीज भी HYPT में आती है क्या? ऐसा कुछ इस बारे में मेरे को थोड़ा जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी HYPT की वैरायटी देखी है मैंने, वो सारी की सारी एस्टेवम में है। अच्छा, तो एक वैरायटी अभी जो आ रही है DBW की 445, वो अभी तक की जितनी वैरायटीज आई हैं उनमें अधिकतम उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अभी ट्रायल्स चल रहे हैं उसके, देखते हैं, नोटिफाई हो चुकी है और उसका कैसा प्रोडक्शन रहता है और उसका कैसा परफॉर्मेंस हमारी फील्ड पे होता है। कई बार होता है कुछ वैरायटीज डाटा में बहुत अच्छी होती है, बट जब वो किसान की फील्ड पे आती हैं तो उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता लगती है कि इसमें ये है। लेकिन फिर भी जो ट्रायल्स होते हैं, वैज्ञानिक सारी चीजों को कंसिडर करके चलते हैं, उसके एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, उसमें डिजीज आ रही है नहीं आ रही, उसी के बाद किसी वैरायटी को रिलीज किया जाता है। तो हमको उन पर निर्भर रहना है और जो भी अच्छी वैरायटी हमारे जोन के लिए निकलती है उसी को बोना है। और वैरायटी के बारे में एक और प्रश्न है मेरा कि कोई वैरायटी गेहूं के प्रोडक्शन में कितना योगदान देती है आपके हिसाब से? वैरायटी सिलेक्शन, देखिए, आपकी यदि जमीन अच्छी है, आप अच्छे फार्मर हैं, लेकिन आप लोकवन लगा रहे हैं, लोकवन का रेंज अलग है। लोकवन अपने ग्रेन क्वालिटी के लिए और उसकी रोटी की जो के लिए उसके लिए है ना। जैसे C306, आज तक जितनी भी गेहूं की वैरायटीज निकली हैं उनमें सबसे बढ़िया रोटी किसी की आती है तो C306 शरबती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं है। तो मेरी कई फार्मर्स से और वैज्ञानिकों से चर्चा होती है, तो उसमें मैंने पूछा कि मैंने कहा ऐसा कैसे हो रहा है कि कोई वैरायटी का जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें वो ट्रेड्स क्यों नहीं आ रहे हैं कि जैसे एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी जिसमें आया था कि 1965 में जो गेहूं में न्यूट्रिशन था वो अब नहीं है। तो हमारे एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नरेश बैसला जी, उन्होंने बताया कि पंकज, हम जब किसी वैरायटी के एक ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उसका प्रोडक्शन अधिक आए, तो फिर हम बाकी के जो ट्रेड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। अच्छा। तो जैसे C306 का प्रोडक्शन 12-15 कुंटल 17 कुंटल एकड़ होगा, लेकिन उसकी रोटी अच्छी है। 377 का प्रोडक्शन हाईएस्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता शायद कि उसकी रोटी अच्छी होगी या नहीं होगी। तो वैरायटियां भी अपनी बीज की गुणवत्ता या उसकी रोटी का इंडेक्स
इन पे कैटेगराइज और अलग अलग होती हैं। जैसे अभी एक वैरायटी रिलीज होने वाली है जो नोटिफाई हो चुकी है HI 1683 करके, उसका दाना बहुत सुंदर है। और वो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो कम पानी वाले जो बेल्ट हैं जहाँ पे शायद 120 दिन मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो कर नहीं सकते, तो उनके लिए वो अच्छी हो। HI 1669 करके है जो ग्रेन बहुत अच्छा है। तो ऐसी वैरायटीज अलग अलग हैं जिनको किसान को चुनना है कि मेरा मोटो क्या है, या मेरे को क्या सीड बेचना है, या मेरे को ग्रेन क्वालिटी चाहिए। तो जैसे सीहोर वाला बेल्ट है, तो वहाँ पे आप शरबती का प्रीमियम रेट मिलेगा, तो उनके लिए वो ज़्यादा अच्छी है। मैं जिस एरिया से हूँ यहाँ पर शरबती मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शरबती को कम इरिगेशन चाहिए, और मेरी ज़मीन की डेप्थ कम है। तो मेरे को HI 1650, 1683 जैसी वैरायटी को सिलेक्ट करना है, जिनका मेरे को प्रोडक्शन भी अच्छा मिले और उसका रेट भी मिले, क्योंकि ग्रेन है ना। तो अब कुछ एरिया हैं जहाँ पर लेड होल्डिंग कैपेसिटी अधिक है, और उनके पास में संसाधन समझ लीजिए पानी अच्छा है, तो उनको हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा है, उनको जितने एरिया में जितना प्रोडक्शन आएगा वो उसका जो इकोनॉमिक्स है उसमें कन्वर्ट होगा। तो इसमें वैरायटी सिलेक्शन में किसान को स्वयं चुनना है कि उसका मोटो क्या है, उसका टारगेट क्या है। जी। इसमें रोटी इंडेक्स की बात की, वो क्या है, ये टर्म के बारे में बताइएगा। देखिए, इस बारे में आधिकारिक तौर पे तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन उनकी एक तरीका होता है कि वो जब आटे को गूंथते हैं तो वो कितना फूलता है, और वो फूलने के बाद में वो रोटी कितनी अच्छी बनती है, कितने लंबे समय तक वो रोटी अच्छी रहेगी। अच्छा। तो इसमें जो सबसे अच्छी रोटी का इंडेक्स वाली वैरायटी है वो CG 1036 करके है, जो डॉक्टर अग्रवाल की वैरायटी निकली हुई है, बिलासपुर से वहां से निकली। तो वो वैरायटी, तो उसमें किसान को चुनना है कि उसको क्या चाहिए। यदि वो मार्केटिंग कर सकता है कि मैं ये वैरायटी ले करके इसका मार्केटिंग इस तरह से करूं कि इसकी सबसे अच्छी रोटी आएगी, तो CG 1036 की जो वैरायटी है उसका रोटी आप 10 से 12 घंटे भी रखेंगे तो वो अच्छी रहेगी, नरम रहेगी। तो ये डिफाइन करता है कि हमको क्या चाहिए। तो इसमें फार्मर खुद आटा बना के या मिल लगा करके कर रहा है, तो उसको इस तरह की वैरायटी चुनना चाहिए जिसमें उसको प्रीमियम रेट मिले। अभी आपने डेप्थ की बात की, तो डेप्थ एक्चुअली होना कितनी चाहिए? अगर जैसे गेहूं में टिलरिंग कितनी होगी वो तो उसके वैरायटी के ट्रेड्स पे है, लेकिन फिर भी एक जनरल यदि हम वैरायटी को डेप्थ पे बोएंगे तो वो टिलर्स नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि उसकी CRI स्टेज होती है, और उसको 3 से 5 सेंटीमीटर जो उसकी डेप्थ होती है, जो अनुशंसित वैज्ञानिकों के द्वारा 3 से 5 सेंटीमीटर, अच्छा। उतना ही होना चाहिए। यदि आप डेप्थ में बो रहे हैं तो उसको दिक्कत होगी अपने टिलर्स निकालने में। और ज्यादा ऊपर जो कुछ किसान जो ऊपर ही बो देते हैं, मतलब छिड़काव विधि से, छिड़काव विधि में पहले हमारे यहाँ जब ट्रैक्टर नहीं थे, ये होते थे, सब छिड़काव ही करते थे, और उसके ऊपर फिर बैलों से उसमें बखर या वो बो देते थे, तो उसमें वही डेप्थ आ जाती थी उनकी। तो टिलर्स आते थे, जैसे पुरानी वैरायटीज है उनमें टिलर्स अच्छे हैं, है ना, उतने अधिक नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिमम है। अभी किसान ये कर रहा है, वैरायटी तो अच्छी सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन बोते टाइम गलती कर देगा। यदि बोते टाइम उसने गहरा बो दिया तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आना चाहिए था। फर्टिलाइजर भी इसमें रोल अदा करते हैं। यदि नाइट्रोजन आपके इसमें अच्छा है और मैग्नीज करके जो तत्व है वो अच्छा है, तो आपके आजकल उसकी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा आ रही है, कई सारी फील्ड्स में देखा जा रहा है। डिफिशियंसी आ भी रही है और लोगों को बताया भी जा रहा है कि इसकी डिफिशियंसी है, क्योंकि ये सब एक बाजार है, ताकि आप उन पर डिपेंड करें और ज्यादा से ज्यादा। मेरे को नहीं लगता कि गेहूं में इतना अधिक कोई डिफिशियंसी आती है, और यदि आप गोबर की खाद और ये सारे फार्म यार्ड मैन्योर का यूज कर रहे हैं तो इतनी डिफिशियंसी नहीं आती। और जो डिफिशियंसी आ भी रही है वो इतना अधिक कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है कि प्रोडक्शन ही डिक्लाइन हो जाए, मतलब उसका परसेंटेज कम है। यदि थोड़ा बहुत डिफिशियंसी है भी, जैसे नाइट्रोजन बहुत हद तक प्रोडक्शन में इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये C3 क्रॉप है, इसमें नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। नाइट्रोजन। तो इसमें आपकी फील्ड पर जो अभी ये शानदार फील्ड हम देख रहे हैं, इसमें आप शुरू से आखिरी तक कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं? मैक्सिमम तो मेरा इसमें जो रहता है, कोशिश ये रहती है कि मैं हर साल अपना कुछ 10 या 15 एकड़ जो जमीन रहती है जिसमें मैं सीड प्रोडक्शन करता हूँ, तो उसमें मैं फार्म यार्ड मैन्योर या जो भी मेरे गोबर का खाद वो डालता हूँ। उसके बाद में जो भी अनुशंसित मात्रा है, जो जैसे 120 से 130 kg यूरिया और 40 से 50 आपका पोटाश और फास्फोरस, तो इस तरह इस हिसाब से, तो मैं इस तरह से उसको स्प्लिट करके जो यूरिया की मात्रा है उसको अलग अलग इरिगेशन में बांट करके हम लोग करते हैं। यूरिया को किस किस समय पे कैसे देना चाहिए? फर्स्ट इरिगेशन, सेकंड इरिगेशन में आपको देना ही देना है, क्योंकि वो सीधा सीधा आपके टिलरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करता है। इस बार मैंने एक खेत में, इसलिए कि उसमें थोड़ा घास ज्यादा हो रहा था, मैंने यूरिया का उपयोग फर्स्ट इरिगेशन में नहीं दिया। उसका सीधा सीधा मेरे को बाली का जो साइज है उसमें फर्क पड़ा है। मैंने ये भी सुना है कि HYPT जो वेराइटीज हैं वो खेत को उतार देती है, मतलब ऐसा असल में होता क्या आशीष जी कि यदि किसी वैरायटी की प्रोडक्शन देने की क्षमता अधिक है, तो बट ऑब्वियस है कि उसकी उतनी भूख भी है।
हाँ वो उतना है ना। खाएगी। यदि एक सामान्य प्रैक्टिस गेहूं की है जिसमें सामान्य वैरायटी को एक हमने बना दिया वैज्ञानिकों ने कि 120 यूरिया और ये है, हाँ। तो हमको फिर वो HYPT की वैरायटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेंगे, क्योंकि वो तो अपटेक करेगा अपने प्रोडक्शन के लिए, वो तो जमीन से उतना खाद उठाएगा। हाँ, तो जो आप टर्म बोल रहे हैं कि वो जमीन को खाती है, तो खाती इसलिए क्योंकि वो उठा ज्यादा रही है, उसका बायोमास ज्यादा और रहेगा। हम उतना दे नहीं रहे। हाँ, उसका बायोमास ज्यादा होगा, जितना बायोमास ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस वगैरह करेगी और उतना ज्यादा वो अपना कंट्रीब्यूशन देगी प्रोडक्शन में। जो गेहूं का पूरा पौधा होता है, वो पूरा इवन उसकी जो बाली की ऑन्स होती है वो भी फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूशन करती है। अच्छा, मतलब ये तना, हाँ, ये इसकी फ्लैग लीफ, फ्लैग लीफ इसका 49% कंट्रीब्यूट करती है। जब सारी पत्तियां नहीं होती हैं तो सिर्फ ये जो बाली को पोषण दे रही है ये दे रही है। अच्छा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो यहीं से हो रहा है ना, हाँ, ये पत्ती कर रही है, हाँ, वो भोजन वही होगा। हाँ, तो इसमें हर एक पार्ट इसका अदा कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। इवन ये जो बाली के ऊपर की जो ऑन्स है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रही है। अच्छा, और ये भी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही है। इसमें सर यहाँ पे हम आए और ये मैंने भारी वैक्स देखी है यहाँ पर जी, ये जो वैक्स दिखाई दे रही है जी, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, इसके बारे में भी बताइए। किसान भाइयों को इसके बारे में नहीं पता है कि ये वैक्स आखिर क्या है और इसका फायदा क्या होता है। असल में होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट है, एक तो उसने भोजन बना लिया, दूसरा उसने ऑक्सीजन उत्सर्जित करी, और तीसरा जो बाय प्रोडक्ट है वो है पानी, H2O। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ट्रांसपिरेशन लॉसेस हो रहे हैं इसमें से, उनको कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने अभी, चूंकि हो क्या रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन जो डिक्लाइन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण है जो तापमान में वृद्धि। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसके कारण भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने, और जो हमारी नीति आयोग है, जो भी हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान है, उन्होंने ये टर्म मैंडेटरी कर दी कि जो भी अब वेराइटीज आएंगी, गेहूं की होगी, सोयाबीन की होगी, क्लाइमेट रेजिलेंट हो, तापमान से जो अबायोटिक स्ट्रेस हैं उनसे लड़े या उनके साथ में समझौता करें। और इसलिए उन्होंने इस तरह की वैरायटी डेवलप करी है जिनमें ये वैक्स आ रहा है। ये वैक्स ट्रांसपिरेशन लॉसेस को कम करता है। अच्छा। और यदि ड्रॉट मतलब पानी की बचत कर रहा है, यदि पानी, मतलब जब इसका टाइम आ रहा है पकने का और उसमें यदि पानी देने की अवस्था नहीं है या किसान नहीं दे पा रहा है, तब भी ये अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे प्रोडक्शन में, और इसके ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम होंगे तो इसको पानी की चाह कम होगी। तो ये एक तरह का तरीका है क्लाइमेट से लड़ने का या हमको एक सस्टेनेबल यील्ड लेने का। तो सर किसी वैरायटी में वैक्स ज्यादा है जी, तो मेरे गर्म क्लाइमेट में वो ज्यादा अच्छे से लड़ सकती है, मतलब ऐसा? उसकी भी एक लिमिट है कि उसमें कितने परसेंटेज होना चाहिए, ये तो शायद वैज्ञानिक ही बता पाएंगे। कि लेकिन अगर वैक्स किसी वैरायटी में, दो वैरायटीज हैं उनमें एक में अगर ज्यादा आ रहा है तो वो कम वाली के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा ड्रॉट टॉलरेंसी के गुण अपनाएगी कि वो मतलब ड्रॉट से या पानी की विपरीत परिस्थिति से अच्छे से लड़ेगी। बट ये जरूरी नहीं कि ज्यादा वैक्स है तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। अच्छा, मतलब वो एक तरीका है समय और परिस्थितियां, तापमान और उससे लड़ने का। पर वो परसेंटेज कितना होना चाहिए, कितना वैक्स आएगा, कितना वैक्स उसको कंट्रीब्यूट करता है, ये सारा सब R&D का विषय है और वो वैज्ञानिक ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ज्यादा अच्छा। लेकिन फिर भी आपने ये टर्म बताई, ये भी बहुत से किसान नहीं जानते थे। क्या दोस्तों आप जानते थे? मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इतनी शानदार जानकारियां आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। इसके साथ ही सर, जैसे यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ, इस बार हमने देखा है कि कई सारे लोग ऐसे भर भर के सर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, भर भर के इस फसल पे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स का इस्तेमाल, हेवी टेक्निकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो क्या इस फसल के लिए सही है क्या? सर, इस फसल में वैसे जनरली कौन कौन सी समस्याएं आती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कितना भी मेहनत कर लें, गेहूं में जो, क्योंकि ये सीरियल क्रॉप्स है, इसका प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो किसान को इस बारे में ये सोचना चाहिए कि मैं किसी क्रॉप पर कितना खर्च करूं, है ना, कितना मिनिमम खर्च करूं कि मेरे को प्रोडक्शन हो, है ना। यदि मैं खर्च करने को तो मैं इसमें बहुत खर्च कर सकता हूं, लेकिन मेरे को रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ है वो भी तो चेक करना है। अब मैं इसमें नेटियो के 5 स्प्रे कर दूं, जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी लोग बार-बार रिपीटेडली, किसान, जबकि कुछ हाई एंड मॉलिक्यूल जो फंगिसाइड हैं, उनके फ्लैगली उस पे जो लेफलेट होता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि एक सीजन में आपको उसको एक बार स्प्रे करना है। क्यों? क्योंकि ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। फार्मर इसके प्रति अवेयर नहीं है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि यदि मैं इसका रिपीटेड यूज करूंगा तो मेरे यहाँ उसका रेजिस्टेंस डेवलप होगा। फंगल में भी, इंसेक्टिसाइड में, ये सारी चीजों पर लागू होती है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें फंगस अटैक इतने अधिक है, क्योंकि वैज्ञानिक इसी चीज के लिए तो 5 साल 6 साल अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी वैरायटी लाने में जो उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा परफॉर्म करे। और वो वैरायटी जो हमें अनुशंसित की गई है उसमें ये गुणधर्म है कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन करे। और यदि हमको ऐसा लग रहा है कि
नवंबर दिसंबर में कोहरा अधिक है या ओस अधिक है, तो जब फ्लैग लीफ इसकी निकल रही होती है तब एक फंगीसाइड का उपयोग करें ताकि ये जो इसकी ग्रीनरी बरकरार रहे आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि मेनली कंट्रीब्यूशन इसका अधिक है, तो ये स्वस्थ रहे। इसलिए हमको इंसेक्टिसाइड यदि कभी हमको लग रहा है कि उसमें इल का अटैक है तो वो डालना है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा एक दो जगह हमारे यहाँ बाली सफेद हो गई है, पूरी सफेद हो रही है। सफेद हो गई। उसका क्या कारण है सर? अब ये देखिए कि किसान इस चीज के अवेयर ही नहीं है कि वो जो बाली हुई है उसको ऐसा लग रहा है कोई फंगस है, फंगस है, फंगस नहीं है। मैंने उस बाली को निकाल के आपको बताया, वो इल्ली ने नीचे से उसको काट दिया था, तो उसका कनेक्शन अपने रूट से और अपने उस तने से अलग हो चुका है, इसलिए वो सफेद हो गई। अब उसमें कुछ किसान बोलते हैं फंगस का अटैक है, स्प्रे कर दिया, क्योंकि अभी किसान समझ ही नहीं रहा है कि जो वो खर्च कर रहा है अधिक, यदि उस खर्च को वो मिनिमाइज करे या उसको इतना करे कि उसकी यील्ड भी आ जाए और खर्च भी ना अधिक हो। तुम जो टर्म मैंने यूज करी रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने उस पे इन्वेस्ट किया है उसकी रिकवरी कितनी हो रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि गेहूं में इतने अधिक फंगिसाइड्स की आवश्यकता है या फिर इंसेक्टिसाइड्स या फिर दूसरे खर्च की जरूरत मतलब है। उसका ईटीएल लेवल क्या है, यदि इलियां हैं तो हमको करना है, यदि नहीं है तो अननेसेसरी क्यों करना है, क्योंकि आप कितना भी करोगे 1 एकड़ से 50,000 रुपए ही देगा। हाँ, मतलब आपको 25 से 26 रुपए किलो का आपको पैसा मिलना है, और प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा भी रहा तो 25 से लेकर के 30 या 27 तक, इससे ज्यादा आपको यील्ड आनी नहीं है। तो मैं इतना अधिक खर्च क्यों करूं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इतने ज्यादा उसके प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक हद तक कर रहे हैं, लेकिन इतना अधिक नहीं कर रहे हैं कि उसको 2-3 बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आप स्प्रे कर दीजिए। जो मिनिमम खर्चे में आपका उत्पादन आ रहा है वो ज्यादा बेहतर है, बजाय खर्च इतना अधिक कर देने की कि उसमें आपका रिकवरी नहीं आ रही है पैसे की, तो बेजाया पैसा खर्च करना भी कोई समझदारी नहीं है। इसके बाद मैं एक ऐसा क्वेश्चन अब पूछ रहा हूँ जिससे कि किसानों का पैसा तो एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। जी। सिंचाई मैनेजमेंट, मतलब पानी समय पर देना कितना ज्यादा इसके लिए कारगर है? जो इसकी क्रिटिकल स्टेजेस हैं उनमें पानी देना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक सीआरआई स्टेज को आप छोड़ नहीं सकते, आपको उस पर देना है। क्यों? क्योंकि आपकी टिलरिंग उस पर डिपेंड करेगी। उसके बाद में जो एंथीसिस अवस्था है उस पर आपको देना है, क्योंकि उस समय पोलन्स निकल रहे हैं, है ना। उसके बाद आपकी मिल्किंग स्टेज पे ही आपको देना ही देना है। क्यों? क्योंकि उस समय दाना बन रहा है, तो उस समय यदि उसको स्ट्रेस लगेगा तो उसका दाना श्रिंक होगा या दाना छोटा बनेगा। तो ये 2-3 स्टेजेस हैं, इन पे आपको पानी देना ही देना है। अब इसमें जैसे सीआरआई स्टेज है, वो किसानों को नहीं पता है कि ये सीआरआई स्टेज क्या होती है, कितने दिन में आती है? सीआरआई होता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। होता क्या है कि जब हमारा सीड आपने सोइंग कर दी, उसके सीड से जितना उनको कार्बोहाइड्रेट्स लेना था पौधे को बनाने में बढ़ाने में, उतना उन्होंने उस सीड से ले लिया। अब उसके बाद में जो उसकी रूट्स बढ़ रही हैं, तो वो रूट्स आगे फैल करके पौधे को सस्टेन करने के लिए कुछ रूट्स काम में लग जाती हैं। कुछ रूट जैसे क्राउन रूट का काम होता है नंबर ऑफ टिलर्स को बढ़ाना। तो उस स्टेज पे आप इरिगेशन करेंगे तो उसको अनुकूलता मिलेगी तो वो तेजी से अपने टिलर्स बढ़ाएगी। क्राउन रूट्स वो हैं जो पौधा 15-20 दिन की स्टेज पे जो नई रूट्स निकालता है, मतलब उसको वैज्ञानिकों ने डिफाइन कर रखा, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन 18 से लेकर के जो 25 दिन की अवस्था है उसमें क्राउन रूट निकलती है। मतलब 20 दिन से 25 दिन के बीच में सिंचाई होना जरूरी है। दूसरी सिंचाई उसके 20 दिन बाद में। और उसमें भी निर्भर करता है कि सॉइल कैसी है आपकी। जैसे कि कुछ एरिया में होता है कि जमीन इतना पानी सोख के नहीं रखती है, तो हो सकता है कि उनके यहाँ ये फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा हो, तो वो किसान अपने हिसाब से कि पौधा पानी कब मांग रहा है उसके हिसाब से वो इरिगेशन करे। जी। इसकी जो आखिरी जो आपने मिल्किंग स्टेज बताई, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये भी रहता है किसानों को कि हम किस स्टेज पे सिंचाई बंद कर दें। यदि हवा अधिक चल रही है तो उस समय पानी देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो पानी देना ज्यादा खतरनाक होता है बजाय पानी नहीं देने के। क्योंकि उस समय इस पे वजन होता है हेड पे, और यदि हवा ज्यादा तेज चल रही है तो वो गिर जाएगा। तो हमको जब मिल्किंग स्टेज हो रही है उस समय 2 इरिगेशन, या ऐसा लग रहा है कि निकाल सकते हैं तो इरिगेशन दें। दूध बन गया है, धीरे धीरे पीला होने लग गई है फसल, तो पानी देना बंद करें। वो किसान समझ लेता है दाना बन गया, दाने का साइज आ गया, मसल के देख ले, लग रहा है पौधा पानी नहीं मांग रहा है, या आने वाले 10 दिन 12 दिन निकाल लेगा। कुछ किसान क्या करते हैं, पीला होने के बाद में भी पानी दे देते हैं, जो उनकी ग्रेन क्वालिटी को डिटोरिएट करता है। ये अगला क्वेश्चन था मेरा कि क्या ऐसा होता है क्या कि जैसे गेहूं की फसल जब पीला होना शुरू हो गई है उसके बाद सिंचाई अगर दे रहे हैं तो खराब होती है क्वालिटी? गेहूं की क्वालिटी। क्या इससे वेट पर भी असर आता है, उत्पादन तो जो दाना बन गया, जो उसने वजन लेना था उसका आ गया है, कुछ थोड़ा बहुत वजन बढ़ जाएगा, लेकिन ग्रेन की क्वालिटी यदि खराब होती है तो वो हमको ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि जब मंडी जाएगा तो वो सफेद गेहूं दिखेगा। तो हमारे एमपी का गेहूं अन्य स्टेट्स में एमपी के नाम से बिकता है, तो यदि हम एमपी के लिए कोई गेहूं लगा रहे हैं और हमारी पहचान यदि हमारे ग्रेन के कारण हो रही है तो हमको उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर, ऐसा कोई प्रश्न जो गेहूं की फसल के बारे में किसानों को जिसका उत्तर पता होना चाहिए और मैं नहीं पूछ पाया हूँ?
इसमें जैसे कि एक आपने कवर कर लिया कि कुछ बालियां सफेद हो रही थी। हाँ 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 कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है कि कोहरा अधिक गिरता है। हाँ। यदि जहाँ पर कोहरा अधिक गिर रहा है, लंबे समय तक गिर रहा है, लंबे टाइम तक गिर रहा है, तो उनको आवश्यक रूप से फंगिसाइड डालना है फ्लैग लीफ स्टेज पे, क्योंकि वो उनके उत्पादन को प्रभावित करेगा। ओस यदि गिर रही है तो भी वो दिक्कत देती है। शायद 2021 में या इसमें आपने देखा होगा कि एकदम से सारे गेहूं काला निकल रहा था, और क्योंकि उस समय 15 दिन 17 दिन तक कोहरा गिरा था। तो उस समय जिन लोगों की लेट सोइंग थी उन लोगों को फायदा हुआ, और जिन लोगों ने फंगिसाइड डाल दिया था। तो अभी हो ये रहा है कि पिछले कुछ समय से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोहरा अधिक हो रहा है। तो आप ये जब फ्लैग लीफ इनिशिएशन हो रही है उस समय एक फंगिसाइड जरूर डालें। जरूरी नहीं कि वो हाई एंड मॉलिक्यूल ही हो, बट एक जैसे प्रोपिकोनोजोल हो गया, ट्राइजोल ग्रुप का, हाँ ट्राइजोल ग्रुप का एक ले लीजिए और वो डालिए, तो उससे आपका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा और दिक्कत भी नहीं आएगी, ग्रेन भी अच्छा बनेगा और ये फ्लैग लीफ स्वस्थ और सुंदर रहेगी। जी। इसमें एक और क्वेश्चन आता है सर कि जैसे जो लोग जिनके फील्ड्स लेवल नहीं है जी, वो लोग स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करते हैं। जी। गेहूं की फसल में स्प्रिंकलर से सिंचाई देने में जब पॉलिनेशन वाली प्रोसेस चल रही होती है तो डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल, और उससे उत्पादन में कमी आती है। ऐसा होता है क्या? जी, असल में होता क्या है इसमें जो फूल बनते हैं, अभी तो खैर ये एंथेसिस स्टेज को पार कर चुका है, लेकिन एक हमारी फील्ड है जो आपने ऊपर देखी थी, वहां पर अभी एंथेसिस चल रहा है। और स्प्रिंकलर क्या कर रहा है? स्प्रिंकलर वाटर ड्रॉपलेट्स को फैला रहा है और गिरा रहा है। वाटर ड्रॉपलेट्स उसके स्पाइक पे गिरेंगी, यदि पोलन्स को गीला कर रही है, पोलन्स इसमें निकलते हैं और विंड के थ्रू स्प्रेड आउट होते हैं और वो एक दूसरे को पॉलिनेशन करते हैं, है ना। अब यदि वो गीला हो गया, वजनदार हो गया, तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, है ना। वो उड़ ही नहीं पाएगा तो उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो ये ओवरीज खाली रह जाएंगे, इसमें सीड नहीं बनेगा। तो स्प्रिंकलर जो कर रहे हैं वो एंथेसिस के पहले दे दें या एंथेसिस के बाद दें, तो वो कम से कम उनको नुकसान ना हो, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसको दिक्कत देगा वो पॉलिनेशन में। तो ये इसमें कैसे पता चलता है कि अभी इसमें परागण चल रहा है? होता क्या है, जब आप किसी बाली को देखेंगे, इसमें देख रहे हो, यदि आप ये देखिए, ये इसमें ये पोलन्स है, इधर कुछ कुछ बचे हैं इसमें, ये तो ये जो पोलन्स हैं ये हवा के माध्यम से फैलते हैं। अच्छा। और ये जब तक इस पे हैं तब तक वो पॉलिनेशन की स्टेज है, उस समय आपको स्प्रिंकलर से पानी देने से बचना है। आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्प्रिंकलर में थोड़ा आपको उसमें चूजी होना पड़ेगा, या थोड़ा रुक के आप जल्दी कर दें या थोड़ा दिन डिले करें। सर अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैं आपके लिए लाया हूं जो मुझे लगता है कि आप ही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी खेती करते हैं जिसमें प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। मैं गेहूं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऐसा हम देखते हैं कि किसी किसान ने 1 अक्टूबर को बुआई की है, किसी किसान ने 10 अक्टूबर को बुआई की है, सेम वेराइटी है, दोनों की हार्वेस्टिंग लगभग साथ में हो जाती है। इसका भी कोई रीजन है क्या? असल में क्या होता है, जैसे प्रकृति है, प्रकृति सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि आपको समय मिले तो आप एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, उसको आप गूगल करिएगा। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो एक दूसरे पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि ये प्लांट किंगडम है। जब होता यह है कि कोई वैरायटी अपनी मैच्योरिटी पे आ रही है या आप उस समय हार्वेस्ट कर रहे हो और आप उसकी जब कटाई करते हैं तो रूट्स जमीन में एक दूसरे को सिग्नल्स भेजती हैं। ये जो पौधा है इसमें भी कॉन्शियसनेस है, ये डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है कि मेरे साथ में कुछ हो रहा है, तो उस कारण वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजेगा, तो अन्य जो प्लांट्स हैं वो उसको समझते हैं, क्योंकि चूंकि हम तो उसको नहीं समझ सकते, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को सिग्नल्स देते हैं कि मैं खतरे में हूँ और मैं अप्रूट हो रहा हूँ, या मैं मेरी नुकसान में, या मेरी संतति खतरे में। तो वो जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस को फास्ट करती है। अच्छा। जो इसको पकाने में मदद करती है वो होती है एथिलीन गैस। एथिलीन हर एक चीज में, जैसे फ्रूट पक रहा है तो उसके लिए भी एथिलीन है, तो ऐसे ये डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती हैं और एथिलीन गैस सिक्रेट करती हैं, जिसमें ये होता है कि वो भी अपनी लाइफ साइकिल जल्दी से पूरी करना चाहता है। तो इस चक्कर में वो ये भूल जाता है कि मेरे को बोया कब गया था, लेकिन वो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता है। इस कारण आप देखिएगा कि जल्दी से वो फसल पक जाती है, मैच्योर होने लग जाती है, जबकि दोनों को साथ में बोया गया था या थोड़ा आगे पीछे बोया गया था, लेकिन एक को कटाई करी गई है तो दूसरा भी आप मतलब जल्दी से पक जाएगा। जैसे चने के एक ही खेत में भी हमने देखा है, थोड़ा आगे पीछे किया है कि आप उसको मतलब पास से काटो तो जो पड़ोस वाला जो वो बहुत तेजी से पकना चालू कर देगा, क्योंकि वो सिग्नल्स भेजते हैं एक दूसरे को, जो सिग्नल्स हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन वो प्लांट किंगडम में एक दूसरे को भेजते हैं। जैसे अभी एक प्लांट हमने आगे देखा था, उसको बहुत कम पानी मिला। आप एक काम करिए, चने में कोई भी वैरायटी का गेहूं आप पटकिए, डाल दीजिए। चने में आप इरिगेशन 2 ही दे रहे हैं, बाकी की फील्ड पे आप गेहूं को ज्यादा इरिगेशन दे रहे हैं, फिर भी वो जो गेहूं चने में है सेम वैरायटी का, वो 2 इरिगेशन में भी आ जाएगा। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि पौधे को पता है कि मेरे को मेरी संतति बचानी है, तो वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को बचा के रखता है, अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखता है और उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज तक बचा के रखता है, और अपनी संतति का बीज तैयार करके ही फिर वो अपना काम खत्म करेगा। जैसे कि ये पौधा बहुत दूर है, इसको इरिगेशन मिल रहा है, लेकिन इसने जितना बना सकता था बालियां
निकाल सकता था उसने निकाली, हाँ, और हाँ, इसने ये रिप्रोडक्टिव स्टेज तक आया। हाँ, मुझे नहीं लगता इसको 1 इरिगेशन मिला या 2 मिला है। हम्म, चने में भी आप देखिएगा सेम हम्म, वैरायटी आप 5 इरिगेशन में ला रहे हो, हम्म, वही वैरायटी 2 इरिगेशन में भी आ जाएगी, हाँ, हाँ, और हाँ, उसमें दाने थोड़े कम आएंगे, लेकिन वो आएंगे जरूर। बिल्कुल। तो पानी की डिमांड और ये सब चीजें तो हम करते ही करते हैं, लेकिन हम्म, पौधा भी अपने आप को बचाने के सर्वाइवल मोड में आता है। तो ये सारी चीजें हैं। जी सर ये जो पड़ोस में वैरायटी दिख रही जी है, जी बड़ी अद्भुत दिख रही है, बहुत अट्रैक्टिव है, जी। इसके बारे में बताइए, कौन सी वैरायटी है ये? ये है DBW की 445। ये आप हम्म, जैसे जो पूछा था आपने कि HYPT में, हाँ, तो हाँ, इसमें आप देखेंगे ये वेक्सार है, हाँ, 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 और ये हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल की वैरायटी है। देखते हैं, फर्स्ट टाइम बहुत लगाई। ज्यादा वेक्स भी है सर इसमें, जी वेक्स तो भी बहुत ज्यादा है, आप यहाँ जी पर देखिए। जी तो देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसा होता है। ये अच्छी वैरायटी लगी, हालांकि इसकी डेट ऑफ सोइंग थोड़ी सी लेट है, 25 नवंबर के लगभग लगभग है। हाँ, हाँ, हाँ। देखते हैं कैसा आता है प्रोडक्शन। जी सर इसमें कुछ विशेष प्रकार के कीट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये हाँ कीट जी। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे इस पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ तो लेडी मित्र बीटल है और मित्र लेसविक करके है। हम्म, तो ये क्या करते हैं, माहो और इनके जो अंडे होते हैं ना, हाँ, उनको हाँ, खाते हैं। तो अभी चूंकि मेरी फील्ड यहाँ पे लगी हुई है, आप देख रहे होंगे हाँ, सीड हाँ, प्रोडक्शन की, पीछे हाँ, भी आप दिखा सकते हैं। हाँ, तो इसमें हमको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है, जो भी हम इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड और जो यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो एक स्टेज तक हम करते हैं, उसके बाद हम नहीं करते हैं। तो इसलिए इसमें मित्र कीटों की संख्या बढ़ रही है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, या दिखाइए, ये मधुमक्खियाँ आ रही हैं, बहुत पॉलिनेशन ज्यादा कर है, रही हैं। बहुत ज्यादा संख्या है। तो ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड नहीं डाला है जो इनको दिक्कत दे। इस कारण हम्म, मित्र कीटों की संख्या आप शायद महसूस बहुत कर पा ज्यादा रहे है, हैं कि बहुत ज़्यादा ज्यादा है। है। जी सर जो जागरूक किसान हैं जी वो ये भी जानना चाह रहे होंगे आपसे कि जी कौन कौन सी वैरायटीज अभी जो नई नई नोटिफाई हुई हैं, या जी फिर कौन सी वैरायटीज हैं जो अच्छी आने वाली हैं, जो जी आगे जी जाकर तहलका मचाने वाली हैं। अभी जो लास्ट ईयर नोटिफाई हुई हैं उनमें 8850 करके है, जो ड्यूरम की है। हाँ, हाँ, उसका जो दाना है वो बहुत सुंदर है, सुनहरे कलर का है। तो जो दलिया वाले जो होते हैं, मतलब हम्म, जहाँ पे दलिया प्रोसेसिंग होती है, दलिया बनता है, तो हाँ, उनको सुनहरे कलर का दलिया चाहिए होता है। मतलब जो दाना है ना, वो ग्रेन यदि अच्छा हो हाँ, तो हाँ, दलिया दिखता अच्छा है। तो हम्म, एक 8850 है, जो प्रोडक्शन में भी ठीक है, अच्छी है। हम्म। और देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करती है। वैरायटी नोटिफाई हो चुकी है। आने इसके वाले अलावा वर्षों में 8850 है, फिर HI 1683 है, जो ग्रेन बहुत सुंदर है उसका। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो 1544 जो है वैरायटी, जो ग्रेन के लिए जानी जाती है, हम्म, उसका स्थान ले हाँ, या हाँ, हाँ, उसको रिप्लेस कर दे। तो हम्म। आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी क्या वैरायटीज़ वो हैं। छोटी अवधि की वैरायटी है? हाँ, वो उसका डेज ऑफ मैच्योरिटी 120 दिन से कम है, हम्म, 117 120 तक जाएगी वो। हम्म, और अच्छी वैरायटी है, देखते हैं। इसके अलावा जो एक HD 3463 करके है, जो वैरायटी आपने ये देखी, ये लगी हुई है, हाँ, ये है इसका, ये HYPT में है जो हाँ, आप हाँ, पूछ रहे थे। हाँ, एक 543 है, हम्म, तो वो भी HYPT में है। हम्म, अभी हम दूसरी फील्ड में जाकर के देखेंगे। 543 हम्म, अच्छा है, उसका टिलरिंग कैपेसिटी अनमैचेबल है। अभी तक जितनी वैराइटीज़ आप यहाँ देख रहे हो, हाँ, हाँ, उनमें हाँ, हाईएस्ट टिलरिंग कैपेसिटी 543 की है, और DBW 445। तो देख 445 तो हाँ, जबरदस्त है। बहुत बहुत अच्छी है। हम्म, तो हम बस फिंगर क्रॉस हैं, देखते हैं प्रोडक्शन कैसा आएगा, हाँ, क्योंकि हाँ, कुछ भी कह पाना अभी जल्दी हो हाँ, जाएगा, बिना जब तक प्रोडक्शन हम उसको निकाले। हार्वेस्ट ना कर लें। हाँ, हाँ, क्योंकि यदि मैं हवा-हवाई डाटा दूँगा, हाँ, तो हाँ, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि फार्मर को यदि फील्ड पे कोई चीज़ मिल रही है या दिख रही है, हाँ, तो वो आपसे संतुष्ट होता है। हम्म। सिर्फ़ कह देने भर से नहीं, प्रोडक्शन कैसा होगा, क्या होगा, वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। जब हार्वेस्ट होगी, मैं आपको बिल्कुल उसके डाटा से आपको अवगत करा दूँगा। जी, सर हर किसान नई 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 वैरायटी की तरफ दौड़ रहा है, जी। और ज्यादातर किसान उसमें से वैरायटी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं नहीं, पहचानते, नहीं। अ, और इस कारण से उनके साथ धोखा होता है, क्योंकि ज्यादा नकली बीज अवेलेबल है मार्केट में। कोई नई वैरायटी आई, न उसके नकली बीज पहले सप्लायर जो है वो सप्लाई करने लग जाते हैं। जी, देखिए तो वो क्या कोई जी। वैरायटी को वाकई पहचानना पॉसिबल है क्या, और पहचानना पॉसिबल है तो कैसे पहचाने आम किसान की ये वैरायटी? देखिए, मेन तो क्या, आम किसान के लिए थोड़ा मुश्किल है, और इसी चीज़ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हैं वो जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो होता ये है कि किसान को अनुशंसित किस्में ही यूज़ करना है जो है, और जो उसके एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई भी वैरायटी किसी अन्य वैरायटी से डिस्टिंग्विश होती है उसके एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से। उसमें बालियाँ निकलना कब प्रारंभ होती हैं, कितने दिन से कितने दिन तक बालियाँ निकलती हैं, उसकी हाइट कितनी है ना? उसमें नंबर ऑफ स्पाइक्स, मतलब जो स्पाइकलेट होता है उसमें दाने कितने आएँगे, इन सारी चीज़ों पे, फ्लैग लीफ कितनी लंबी होगी, हाइट कितनी होगी, ये सारा जो होता है, हर ये वैरायटी की उस अलग होती है। डाटा में होता है। तो ये एक्सेसिबल तो नहीं है हर फार्मर के लिए। जो समझ पाते हैं, वैज्ञानिक लोग इसी चीज़ को, इसको डिफाइन करते हैं, वैरायटी को अलग-अलग कैटेगराइज़ करते हैं, अच्छा। और डिस्टिंग्विश ऐसे ही होती है। तो देखिए, जो भी प्रचलित है या जो भी डिमांड में है, उसका असली या नकली बनेगा वो स्वाभाविक है। हमको वेरीफाइड सोर्स से ही चीज़ें परचेस करनी है, अनुसंधान से खरीदिए, या आप जिन फार्मर्स पे ट्रस्ट करते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आप जिनकी हिस्ट्री जानते हैं काफ़ी दिनों से,
वो इस फील्ड में मतलब है, एक विश्वसनीय सोर्स हाँ, से। वहीं से लें, क्योंकि हो यही रहा है कि किसान को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, हाँ, अब हाँ। एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं, ये किसान को नहीं पता। उसको नहीं सिर्फ पता है। इतना पता है मेरे को गेहूँ चाहिए हाँ, हाँ। और मेरे को उत्पादन ठीक चाहिए। उसके दिमाग में सिर्फ इतना होता है, इतना डिटेल स्टडी वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेस भी नहीं है इस स्टडी को करने के लिए। तो या तो अनुसंधान से लें या ट्रस्टेड सोर्स से लें, तो उसमें वो अपना बचाव कर सकते हैं। जी। और दोस्तों जो आसपास के किसान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आकर नई नई वैरायटीज देख सकते हैं और जी। उनका परफॉर्मेंस देखने का समय ये है दोस्तों, जो सामने अभी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आकर आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी। और सर, कोई भी नई वैरायटी रिलीज होती है, जी। वो किस आधार पर रिलीज होती है? आशीष, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कोई भी नई वैरायटी आ क्यों रही है। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। जब पहले से हमारे पास स्थापित वैरायटीज हैं, हो क्या रहा है, अभी जो मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है ना? उसके अलग-अलग फैक्टर्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी एक फैक्टर है, या जो भी आने वाले टाइम में चेंज हो रहा है, उन चेंजेस को कोई वैरायटी कितने अच्छे से सर्वाइव कर रही है, कितने अच्छे से लड़ रही है, ये उस वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जो पुरानी वैरायटीज़ हैं, होना तो ये चाहिए था कि वैरायटी निकाल दी, हाँ, लेकिन हाँ, जो हमारी पुरानी लोकवन हो गई, या पुरानी जो वैरायटीज़ हैं गेहूँ की 1544, वो अभी कम्पीट नहीं कर पा रही हैं इस बदले हुए मौसम के प्रति। तो हमको और वैज्ञानिकों को जो ज़रूरत पड़ी कि मौसम इस तरह से बदल रहा है, टेम्परेचर जो 10 फरवरी के बाद बढ़ना था, वो अब 15 जनवरी के बाद से ही बढ़ना लग गया है। तो होता क्या है, सारी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं सन के रिलेशनशिप पे, है ना? तो यदि टेम्परेचर अधिक है, तो उसकी हाँ। ग्रेन फिलिंग स्टेज को प्रभावित करेगा। यदि ग्रेन फिलिंग नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो सीधी-सी बात है कि प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा। तो वैज्ञानिक इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़ बना रहे हैं, जिसमें कि अबायोटिक स्ट्रेस, जो तापमान हो गया और ये हो गया, इसके प्रति सहनशील या उससे लड़ने वाली वैराइटीज़ को डेवलप करें। पानी कम है, तो उसके लिए उन्होंने डीएसआई, जो ड्रॉप स्ट्रेस जो होती है, वो वाली वैराइटीज़ विकसित करी हैं। तो हमको अब जानना पड़ेगा, हमको अब स्टडी करना पड़ेगा कि मेरी ज़रूरत क्या है, मैं किस विंडो में हूँ, मेरे पास संसाधन कितने हैं, कितने इरिगेशन है, उस पे जाना पड़ेगा। मेरे यहाँ टेम्परेचर कब से बढ़ता है, यदि आपका अनुभव है कि मेरे यहाँ 10 जनवरी के बाद से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमको ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी है जो ड्रॉट और स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। इसके लिए भी कुछ वैराइटीज़ बनी हैं, जैसे HD 3385 हो गई, 3410 हो गई, 543 हो गई। तो ये होता क्या है कि जब 10 जनवरी के बाद में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो फोटो सेंसिटिव नहीं होती हैं। वो अपने हिसाब से अपना टाइम पीरियड एडजस्ट करती हैं और वो अपना अनुकूल परिस्थिति में अपने पोलन्स निकालेंगी, या समय पे निर्भर नहीं होगा। कभी-कभी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फट से अपना हेडिंग निकाल देती हैं। हाँ, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमको वैज्ञानिकों से समझना पड़ेगी, वो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं किस वैरायटी के संबंध में, वो सुनना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपना निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको कौन सी वैरायटी चाहिए और कौन सी वैरायटी हमारे लिए एप्रोप्रिएट है। जी। कोई नई वैरायटी आती है, जी। तो उसका प्रोडक्शन से भी कोई रिलेशन होता हाँ, है? यदि कोई वैरायटी जैसे स्थापित वैरायटी है, हाँ। उससे बीमारियों में वो कितनी सहनशील है ना? वो बीमारी उस पे लागू हो रही है नहीं, या उसके प्रति ससेप्टेबल तो नहीं है। यदि वो उसके प्रति ससेप्टेबल नहीं है, तो उसको रिलीज़ किया जाता है। यदि प्रोडक्शन को देखा जाता है, तो प्रोडक्शन में उस कैटेगरी की वैरायटी की जो पहले वाली वैरायटीज़ हैं, उनसे उसका 10% उत्पादन क्षमता यदि अधिक होती है, तो उस वैरायटी को रिलीज़ किया जाता है। अच्छा। है ना? तो ये इनके क्राइटेरिया हैं। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस भी हैं, उसमें आपकी डिज़ीज़ आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, कितना परसेंटेज है, कौन-कौन सी डिज़ीज़ कौन से एरिया में आ रही हैं, उस वैरायटी को फिर उस ज़ोन के लिए नोटिफ़ाई या रिलीज़ किया जाता है। तो यही उसके आधार हैं बेसिक। जी। सर, एक और जानकारी, मतलब मुझे जी। जैसे-जैसे आप बता रहे हैं वैसे-वैसे और क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। जी, जी। कोई वैरायटी आखिर बनती कैसे है? सर, इसका अच्छा जो समझा पाएँगे वो तो वैज्ञानिक ही समझा पाएँगे, नहीं, पर जो एक मेरे जनरल आइडिया सर किसान वैसे। हाँ। एक बीइंग अ फार्मर, मेरी जो समझ है, वो इतनी है कि वैज्ञानिकों के पास में कुछ जर्म-प्लाज़्म होते हैं, हाँ, है ना? हाँ। जो पर्टिकुलर ट्रेट को कैरी करते हैं। जैसे कि कुछ वैराइटीज़ का रूट ज़ोन इतना मजबूत होता है कि वो एक पौधे को स्ट्रक्चर देती हैं। हाँ। तो यदि मेरे को मान लो कोई सी वैरायटी जिस जर्म-प्लाज़्म को उससे क्रॉस करवाया जाता है ना? जो संतति बनेगी उसमें उसको देखा जाता है कि ये कौन-सी लाइन को आगे बढ़ा रहा है, रूट्स को या स्पाइक्स को। तो कुछ जर्म-प्लाज़्म ऐसे होते हैं जिनकी स्पाइक लेंथ अच्छी होती है। हाँ, हाँ, तो हाँ। कुछ जर्म-प्लाज़्म ऐसे होते हैं जो मौसम की मार को अच्छे से सहन करते हैं। कुछ जर्म-प्लाज़्म ऐसे होते हैं जो नीचे ज़मीन में मौजूद तत्वों को अच्छी तरह से अपटेक करते हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं, वो जो ट्रेट्स हैं, उनको उस जर्म-प्लाज़्म में क्रॉस करवाया जाता है। जैसे मान लो आप देख रहे होंगे अभी जो वैराइटीज़ आ रही हैं, ज़िंक फोर्टिफाइड है, या इसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा आता है गेहूँ में, हाँ, हाँ। या इसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा है, या ऐसे। तो ये जो फोर्टिफिकेशन है, ये असल में उन जर्म-प्लाज़्म को उससे क्रॉस करवाया जाता है जो कि ज़मीन से उतने तत्व उठा लें, उठा रहे उतने हैं। अच्छे से उठा लें और उस पौधे को दें वो। तो जैसे आप ज़िंक वाली देखेंगे तो कुछ वैराइटीज़ हैं जिनमें ज़िंक की मात्रा अधिक है, हाँ, हाँ। प्रोटीन की मात्रा अधिक है।
तो इस तरह से इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है, इस तरह से इनको क्रॉस करवाया जाता है और कोई नई वैरायटी को विकसित किया जाता है। कोई नई वैरायटी, 2 वैरायटी को क्रॉस करके ही विकसित की जाती 2 है? या 3 या जो भी अच्छा। वैज्ञानिकों को लगता है कि इसमें ये ट्रेट आना चाहिए, हाँ, हाँ, या हाँ, हाँ। वो किसको टारगेट करके चल रहे हैं। यदि वो चाह रहे हैं कि नहीं मेरे इसमें जिंक की मात्रा अधिक हो। अभी जो मैंने जैसे लास्ट आपके कन्वर्सेशन में भी बात करी कि हमारे जो गेहूं हैं या हमारे जो चावल हैं या हमारी जो दालें हैं, इनमें वो न्यूट्रिशन नहीं है जो पहले थे। उसका एक कारण ये भी है कि जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, हाँ। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि हम FIM मतलब अधिक से अधिक गोबर की खाद डालते थे। तो जो गोबर की खाद है उसमें वो तत्व जो किसी पौधे की बढ़वार के लिए जिस कंपोजिशन में चाहिए, हाँ। वो उसी कंपोजिशन में गोबर की खाद में है। अब बहुत थोड़े फार्मर ऐसे रह गए हैं जो गोबर की खाद अभी भी डाल रहे हैं। उनके यहाँ तो खैर ठीक है, लेकिन अभी जो स्टडी आई है उसमें ये कहा गया है कि 1965 या 75 में जो गेहूं में जो न्यूट्रिशन थे वो आज नहीं है। नहीं है। तो इसलिए जो क्रॉप्स में फोर्टिफिकेशन का काम चल रहा है कि भैया इसमें जिंक इतना होना चाहिए, क्योंकि जिंक की कमी के कारण हमारे जो आप देख रहे होंगे कि जो भी पुरुष हैं उनकी एवरेज हाइट कम होती जा रही है, 4.5 या 4 के लगभग हो गई। वो इसलिए क्योंकि जिंक कम हो रहा है। महिलाओं की हाइट कम हो रही है, अल्जाइमर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जिंक इतना नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं और वो जो मुख्य भोजन है। हाँ, मतलब बायोसिंथेसिस के लिए या जो भी है जिंक, कॉपर, इन सब तत्वों का होना आवश्यक है। जरूरी है। जी जी सर, बहुत सारी ऐसी जानकारियां आज मुझे मिली जिसके लिए मैं बार बार आपकी फील्ड पर आता हूं और आना पसंद करता हूं। जी जी आपने आपका कीमती समय और बहुत सारा समय दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हर किसान को ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। ये चीजें अगर आपको पता है तो ही आपके खेती का स्तर बढ़ता है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत जानकारियां, स्पष्ट और सटीक जानकारियां चैनल पर लगातार आती रहती हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।